ऑल राइट, हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया है मैम। गुड आफ्टरनून। हाउ इज द जोश? हाय मैम। ओके, इम्पॉर्टेंट। जो भी कोई लेक्चर्स देख रहा है, जो भी कोई है ना इस पर्टिकुलर कोर्स को ऐप में देख रहा है या फिर यूट्यूब पे देख रहा है, तो प्लीज रेट अस। ठीक है, दिस मोटिवेट्स मी एंड थोड़ा सा काम और एक्सेलेंट हो जाता है। करेक्ट है? ऑल राइट, ऑल राइट, चलो आ जाओ। ये सारा हो गया क्या अपना कमर्शियल बैंकर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, ये कौन है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइडर्स। ठीक है, और नीचे कौन है? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। ये सारा हमने देख लिया क्या रेशियोज अभी? करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, टर्नओवर ऑफ रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कवरेज ऑफ इंटरेस्ट बाय लेवल ऑफ अर्निंग्स। ये हो गया क्या सारा हमारा कवर? यस। इसका आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है ये रेशियोज का। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले अपने कॉन्सेप्ट पे, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। इनको क्या चाहिए कि हमारा जो भी हमने इनको पैसा प्रोवाइड किया है कंपनी को, जो भी लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स पैसा प्रोवाइड करते, तो उनको चाहिए कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अगर आपके अर्निंग्स डिक्लाइन भी हो जाए तो कंपनी में इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि भाई वो क्रेडिटर्स का, जिन्होंने भी हमको पैसा प्रोवाइड किया है, उनको वो उनका पैसा वापस लौटा पाए। ठीक है, वो बोल ही रहे ना, देखो, वर्क इंटरेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑफ बोरोवर्स एज इंडिकेशन ऑफ एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इन केस अर्निंग डिक्लाइन। इंडिकेशन ऑफ एबिलिटी टू पे इन केस अर्निंग डिक्लाइन। सो दे आर इंटरेस्टेड इन द रेशियोज। कौन कौन से रेशियोज में वो इंटरेस्टेड है? दे आर इंटरेस्टेड इन डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, फिर आता है नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स। अब देखो बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ रेशियोज हैं, बट आपके बुक में नहीं क्या ये पर्टिकुलर रेशियोज को इन्होंने डिस्कस किया है। ऊपर आ जाओ, इसको मैं हटाती हूं। देखो क्या बोला है, फाइनेंशियल रेशियोज का क्या मतलब होता है? ये जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, नेट एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स, ये जो भी अब अपन पढ़ने वाले ये वाले रेशियोज, इनको नाम दिया है फाइनेंशियल रेशियोज। इनका क्या और टर्म होता है? सॉल्वेंसी रेशियोज भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी मींस व्हाट? कभी आपने ये सुना है क्या कोई कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया? इंसॉल्वेंट मींस वो पर्सन ने या वो कंपनी ने पैसा लोगों से लिया, पैसा लोगों से लिया, लेकिन बिजनेस ढंग से किया ही नहीं, बिजनेस अच्छे से किया नहीं उन्होंने। दे फेल टू कैरी आउट द बिजनेस इन अ प्रॉपर मैनर, और वो लोगों का पैसा वापस नहीं कर पाए। दे वेर अनेबल टू पे द फंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम whom they borrowed the funds earlier for carry out the business। उनको अपना बिजनेस कैरी आउट करने के लिए किसी से पैसा लेना था, उन्होंने ले लिया, बोरो कर लिया, और उसके बाद में बिजनेस अच्छा चला नहीं और वो इंसॉल्वेंट हो गए और पैसा लोगों को मिला ही नहीं, डूब गया। और सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? भाई कंपनी इतनी कैपेबल है कि वो लोगों का पैसा टाइमली उनको वापस कर दे, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। जैसा ऊपर अपन ने पढ़ा क्या, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। इफ इन केस ऑल्सो द अर्निंग्स डिक्लाइन, अर्निंग्स आ रहे हैं तब तो पे करना ही चाहिए, लेकिन अगर अर्निंग्स डिक्लाइन भी हो रहे हैं, कभी कभी लॉस भी हो रहा है, या कंपनी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रही है, तो लोगों का पैसा टाइमली पेमेंट होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? इट इंडिकेट्स द फाइनेंशियल पोजीशन, इंडिकेट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी कहां फॉल करती है, कंपनी का अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो कंपनी लोगों का पैसा दे पाएगी क्या? तो ये लोग देखेंगे ना भाई, ये रेशियोज देखेंगे ना लोग, तो ही वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो वो पैसा नहीं देंगे। अभी अपन क्या देखने वाले हैं? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। वो कौन कौन से रेशियोज को देखेंगे, और अगर उनको लगता है कि भाई अब ये रेशियोज परफेक्ट है, फिर ही वो अपने को फंड्स प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो वो बोलेंगे भाई आपकी कंपनी रिस्की है, हम आपको लॉन्ग टर्म क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे, हम आपको नहीं देंगे। ठीक है, company is considered to be financially sound if it is in a position to carry out its business smoothly।
अब भी डिस्कस किया अपन ने कि कंपनी अगर अपना पैसा या अपना बिजनेस अच्छे से करने में समर्थ है और टाइमली अपना पेमेंट कर देती है क्रेडिटर्स को, तो उसको बोलेंगे कि कंपनी ऐसे पोजीशन में कि वो अपना बिजनेस स्मूथली कैरी आउट कर रही है। एंड मीट ऑल इट्स ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब जिनसे हमने पैसा ले रखा है उनको वापस देना, उसी को कहा जाता है सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंट पर्सन या सॉल्वेंट कंपनी। तो फाइनेंशियल रेशियोज का और एक नाम क्या बताया गया है? इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सॉल्वेंसी रेशियोज। एमसीक्यू में आ सकता है क्या? यस। देखो इतने डिटेल में थियोरी आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। नो वन विल टीच यू थियोरी इन कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रादर ओएमएसएम में भी इतना सारा पूरा जो वर्ड टू वर्ड थियोरी है वो कोई नहीं पढ़ाएगा। विल बी जस्ट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत हियर एंड देयर आपको मीनिंग डिस्कस कर दिया जाएगा और ज्यादा करके प्रैक्टिकल पोर्शन पे फोकस होता है, बिकॉज ये कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओएमएसएम, ओएम मेनली, ओएम एसएम तो आपका पूरा थियोरी है। अगर उसको कोई ढंग से नहीं पढ़ाता है ना, कोई आपको प्रॉपर उसका जजमेंट दे के एसएम क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैसा काम करता है, अगर वो आपको ढंग से नहीं पढ़ाया गया तो कोई मतलब नहीं है फिर एसएम पढ़ के। वो तो आप फिर सेल्फ भी पढ़ सकते हो अगर लर्न करने के लिए पढ़ना है तो, हाँ, बट अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ना है ना। फ्यूचर में आप कुछ ऐसा अगर प्लान कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे फील्ड में कहीं जाएंगे जहाँ पे हमको मैनेजमेंट संभालना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ना क्राइटेरिया है वो कि आप प्रैक्टिकली उसको पढ़ो। तो अगर आपने मेरा ओएमएसएम नहीं देखा होगा तो एक बार सिर्फ थोड़े बहुत डेमो लेक्चर्स देख ले या एक एनिमेटेड वीडियो बनाया गया आप उसको देख लीजिए, पूरा पूरा प्रैक्टिकली पढ़ाया गया है, मतलब रियल एग्जाम्पल्स लेके। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज रिकमेंड योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाला जो कोर्स है क्वालिटी के साथ में प्राइसिंग्स आर ऑल्सो वैल्यूड एट मिनिमम। ठीक है, तो ये प्राइसिंग्स में आपको और कहीं भी कोर्सेज नहीं मिलेंगे विद दिस क्वालिटी। ठीक है, तो जो भी कोई नीडी है या आपके कोई फ्रेंड्स है जो सीएमए इंटर में अभी जा रहे हैं और जो एग्जाम लिखना चाह रहे हैं और क्लास के लिए ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज रेकमेंड देम दिस कोर्स एंड यू शुड रेट अस। दिख रहा है क्या सामने स्क्रीन पे? प्लीज रेट अस ऑन आवर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में एक आपको क्राइटेरिया मिलेगा स्टूडेंट्स टेस्टिमोनियल्स बोल के, तो वहां पे जाके आपको रेट करना है। और एप्लीकेशन में बाहर पे ही आपको कमेंट सेक्शन आता है, तो आप वहां पे भी उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा आपके हिसाब से लिख सकते हैं, सो दैट यू नो जो भी कोई डाउनलोड करेगा एप्लीकेशन तो उसको प्राइमा फेसी मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम यू पीपल ओनली दे विल अंडरस्टैंड दैट द प्लेटफॉर्म इज गुड। करेक्ट है? चलो आ जाओ अपने इस पे। बोलते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं हम लोग। ये क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सुपर क्विक रेशियो, डिफेंसिव इंटरवल रेशियो बचा है, एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये सारा कवर कर लिया क्या? यस, ये हमारा बचा हुआ है, एंड में पढ़ेंगे मिसलेनियस में डाल के। अभी जो हम कैटेगरी वाइज डिस्कस कर रहे हैं उसको पहले डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये खत्म हो गया क्या? हाँ, ये आपको अभी क्या करना है? रिवाइज। ठीक है, रीड, रिवाइज एंड राइट। अब पढ़ रहे हैं हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, उसमें का फर्स्ट रेशियो इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले अपन ये पढ़ने वाले, क्या? डेट इक्विटी रेशियो। और ऐसे करके और भी रेशियोज है उसमें, एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, है ना, और सारे रेशियोज है। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अपना पहला रेशियो कौन सा जा रहा है यहाँ पे? डेट टू इक्विटी रेशियो। आ जाओ वहां पे नीचे, डेट इक्विटी रेशियो पे, ये है यहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। कम डाउन, डेट टू इक्विटी रेशियो। सबसे पहले मुझे बताओ डेट का क्या मतलब होता है और इक्विटी का क्या मतलब होता है? सबने बैलेंस शीट को देखा है क्या? वो तो मैम हम बचपन से देखते आ रहे हैं ना, 11th 12th, बीकॉम, बेकॉम, है ना, बेकाम, सबसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये P&L, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, ये थोड़ा रेशियोज वगैरह इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, बट हाँ हमको ये बनाने आता है बैलेंस शीट। बोलो क्या क्या आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट में? इधर क्या होता है? लाइबिलिटी। इधर क्या होता है? एसेट्स। अच्छा, लाइबिलिटी में ऊपर क्या लिखते हैं स्टार्ट से एंड तक? बताओ क्या क्या, कैसे क्रोनोलॉजी क्या रहता है? इक्विटी रहता है, फिर प्रेफरेंस रहता है, फिर डिबेंचर्स रहते हैं, फिर क्या रहता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रहते हैं,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इसको लोन भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन और बोरोइंग्स। और क्या क्या रहता है, और भी कुछ लॉन्ग टर्म होता होगा जो हम बाहर से लेते हैं, मतलब हमको लोग क्रेडिट पे कुछ फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर बात करेंगे इन दोनों की, पर्टिकुलरली इन दोनों चीजों की बात करेंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस की, तो इनको कहा जाता है ओनर्स फंड्स। ज्यादा करके बात करेंगे तो इक्विटी वाले मेन ओनर्स है, ठीक है। प्रेफरेंस को तो है ना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे आउट किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा है 11% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, तो जितना भी बोला है उतना। वैसे तो है दोनों ही ओनर्स फंड्स, बट इक्विटी ज्यादा माना जाता है, ठीक है। अब क्या है बताओ, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए। और भी इसमें कुछ ऐड हो सकता है, बट अभी के लिए जो दो लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म डेट। लोगों ने हमको ये बोरोइंग्स प्रोवाइड करी है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आता है, ट्रेड पेएबल्स, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहेंगे तो वो, और क्या होता है बताओ, बैंक ओडी। ये कहा, ये किस कैटेगरी में इंक्लूड होता है, ये होता है करंट लाइबिलिटीज। इसका तो हमको कोई अभी लेना देना नहीं है। अभी हमको किससे लेना देना है, एक तो ये ओनर्स फंड्स, मतलब क्या, अभी अपन रेशियो क्या पढ़ने वाले हैं, डेट टू इक्विटी, डेट इक्विटी, ये रेशियो पढ़ रहे हैं ना। तो ये हो गया इक्विटी, इक्विटी मतलब ये दोनों मिला के ओनर्स फंड्स, और क्या, ये वाला सब मिला के, ये तीनों भी कैटेगरी मिला के हो गया लॉन्ग टर्म डेट। तो इनका कंपैरिजन, ये सब चीजों का कंपैरिजन करने वाले। और एसेट में क्या आता है बताओ, एसेट का क्रोनोलॉजी सिंस यहाँ पे पूछा नहीं है, बट बता दो एक बार क्या क्या इंक्लूड होता है एसेट में, बोलो क्या क्या इंक्लूड होगा। पहले तो लॉन्ग टर्म एसेट बताओ, होगा लैंड, फिर होगा बिल्डिंग, फिर होगा मशीनरी, फिर व्हीकल्स होंगे। इसके बाद क्या होता है, वो सारा ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। ये क्रोनोलॉजी होता है एसेट का। और फिर उसके बाद में आप एंड में जो भी टोटल्स होती है उसको मैच कर देते हो। मैच अगर हो जाती है बैलेंस शीट, तो यू से कि भाई हमने जो भी वर्किंग किया है, जो भी पीएनएल बनाया होगा, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, वट एवर वी हैव प्रिपेयर्ड एंड नोट्स टू अकाउंट जो भी बनाया है वो करेक्ट है, ठीक है। अगर ये बैलेंस हो जाता है, तो ये दोनों टोटल्स जो है वो अगर सेम आ गई तो बैलेंस शीट सही है, आपका पूरा वर्किंग ही सही है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो। अच्छा इधर आ जाओ। डेट मतलब मैंने आपको क्या बताया, आउटसाइडर्स फंड्स। आउटसाइडर्स मतलब कौन, ये जो डिबेंचर होल्डर्स है, ये कोई अपने ओनर जैसे फंड्स प्रोवाइड नहीं करते। इक्विटी का क्या होता है, जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं वो बहुत रिस्क में अपना फंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपके पास में कोई कंपनी के अगर शेयर्स है, अगर आपने 2000 रुपया का कोई शेयर लिया है, या से फॉर एग्जाम्पल 1000 का शेयर लिया है, और वो अगर 800 रुपया हो जाता है, तो आप कंपनी में जाके झगड़ते हो क्या, अरे 800 क्यों हो गया, 200 रुपए का लॉस है। अगर आपको फंड्स का जरूरत है तो 800 रुपया में बेच के 200 रुपए का लॉस बुक कर लो। सुना होगा ये टर्म आपने, लॉस बुक करना। या फिर अगर वो 1000 रुपए का जो शेयर आपने लिया है, अगर 1500 हो गया तो प्रॉफिट आपका, आप खुश हो जाओगे, बट रिस्क भी है इक्विटी वालों का। डिबेंचर्स वालों का क्या है, अगर उन्होंने 1000 रुपया दिया है तो 1000 तो उनको वापस करना ही है, कंपल्सरी है। उसके साथ इंटरेस्ट भी देना है, जो भी हम सालाना उनको इंटरेस्ट देते हैं। सिमिलरली काम होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों का, ठीक है क्या, समझा क्या आपको। आउटसाइडर मतलब कौन, जो भाई डेट प्रोवाइड कर रहे हैं हमको, बोरोइंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं, डिबेंचर होल्डर्स है, लॉन्ग टर्म बोरोअर्स, जो डेट हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलो, लोग बोलो, तो ये कौन हो गए, आउटसाइडर्स। तो इनका फंड को कंपैरिजन करना है किससे, शेयर होल्डर्स फंड से, इन अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एंटरप्राइज। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसके पहले भी मैंने डिस्कस किया है। इक्विटी, कितना प्रेफरेंस, कितना डिबेंचर, कितना है ना बोरोइंग्स, कितना हमको बाकी सारा चीज मेंटेन करना है, मतलब क्या, अदर लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटरप्राइज, इसको बोलते हैं व्हाट,
structure of enterprise. The term outsiders funds generally used to represent the total long term debt ratio can be computed as follows. और अगर आप ये नाम देख सकते होंगे डेट टू इक्विटी, तो वैसा इधर भी उन्होंने किया है, यहाँ पे खाली होगा लॉन्ग टर्म डेट। करंट रेशियो में हम लोगों ने डिनोमिनेटर में नीचे करंट लाइबिलिटीज लिया गया, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज का कोई काम नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा पूरा का पूरा डेट, और नीचे पे क्या आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स। अब एक बार अगर आप रेशियो को देखेंगे यहां पर, फॉर एग्जाम्पल इधर अपन लिखेंगे डेट टू इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट से फॉर एग्जाम्पल डेट का फंड है आपके पास में 10 लाख और आपके पास में इक्विटी भी 10 लाख का है। ओहो हो, क्या कहना फिर तो, बताओ कितना आ गया रेशियो। डेट मतलब बाहर से जो हमने बोरोइंग्स लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म जो क्रेडिटर्स ने हमको फंड प्रोवाइड किया है वो है 10 लाख, और इक्विटी ओनर्स फंड्स वो भी है 10 लाख, तो कितना आ गया रेशियो 1 टाइम। हाँ कि ना, ये आइडियल रेशियो है, बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये क्या है, ना लॉस है ना प्रॉफिट है, मतलब क्या लॉस प्रॉफिट नहीं बोल सकते, इसको विन विन रेशियो बोल सकते। भाई कोई रिस्क नहीं है यहाँ पे, जितना हमारे पास में इक्विटी है, जितना ओनर्स फंड्स है, उतना ही हमने बाहर से लोगों को पैसा लिया है। समझो कल कंपनी डूबती भी है तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा मतलब जो घर का पैसा है वो उठा के इन लोगों को दे देंगे और छुट्टी, जाओ अपने घर पे। तो प्रॉफिट वाला नहीं बोल सकते इसको, विन विन सिचुएशन रेशियो बोल सकते, आइडियल रेशियो। बट आज के डेट में सिंस लोग इतना है ना बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, इतनी जो कंपटीशन हो रही है, तो एक कंपनी अगर 10 करोड़ की आती है तो दूसरी कंपनी बोलती है मैं 15 करोड़ इन्वेस्ट करके इसको खोलूंगी। फिर तीसरी कंपनी आती है तो बोलती है मैं, तुम 15 क्या करते हो, मैं 30 करोड़ का कंपनी है ना पैसा इन्वेस्ट करके कंपनी को खोलता हूं। तो आज के डेट में बोलते हैं, समझो आपका इक्विटी अगर 5 लाख है और डेट 10 लाख है, मतलब रेशियो क्या हो गया बताओ, रेशियो क्या हो गया 2 टाइम्स। हाँ ये चलेगा, क्योंकि देखो 30 CR का बिजनेस अगर खड़ा करना है तो सारा का सारा तो हम घर का पैसा नहीं लगा सकते ना, ऑफकोर्स हमको बाहर से बोरोइंग लेने पड़ेंगे जो कि लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स हो गए, और लॉन्ग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोलेंगे हमको फंड प्रोवाइड करो, बैंक्स को बोलेंगे, है ना। तो ऐसे फंड अगर हमारे पास में रहेगा, हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा, तो 30 CR पूरा का पूरा इक्विटी नहीं रहेगा। ये तो एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, 10 लाख 5 लाख। बट अगर करोड़ों में बिजनेस होगा तो डेट हम इतना यूज कर सकते हैं, मतलब ये अगर रेशियो अपना ट्वाइस आएगा तो चलेगा। तो यहां पे एक सेंटेंस यूज किया है इन्होंने, इफ द लॉन्ग टर्म डेट इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल इफ द लॉन्ग टर्म डेट इट शुड नॉट एक्सीड ट्वाइस द इक्विटी। मतलब इक्विटी यहां पे कितना है 5 लाख, इक्विटी यहां पे 5 लाख इंटू ये कितने टाइम्स से एक्सीड नहीं होना चाहिए डेट के 2 टाइम्स, इतना चल जाएगा, बट इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करेंगे ऐसा, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी समझो 3 लाख ही है और आपने डेट जमा कर लिया 10 लाख का, अब बताओ रेशियो कितना आ गया 3.33 टाइम्स। ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। आप ठीक है ना बिजनेस कर रहे हो तो इतना चल जाएगा, ट्वाइस चल जाएगा कि भाई 5 लाख इक्विटी है तो 10 लाख का डेट इज ओके, बट 3 लाख का ही इक्विटी है और 10 लाख का आप बाहर से लोगों का पैसा इतना ले रहे हो। भाई अगर बिजनेस ठप भी हो गया तो आपके पास में इक्विटी खाली 3 लाख है, 3 लाख लोगों को ही, मतलब 3 लाख तक का ही जो डेट है लॉन्ग टर्म आपने बोरो किया है उतना ही आप लोगों को दे पाओगे, और बचा हुआ का क्या, बचा हुआ क्या करोगे। तो बोलते 2 टाइम्स से ज्यादा अगर कोई रेशियो एक्सीड होता होगा डेट इक्विटी तो ये एक्सेप्टेबल है क्या, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये है क्या एक्सेप्टेबल, यस। ये है क्या एक्सेप्टेबल, यस। ये तो बेस्ट है। और अगर समझो ऐसा रेशियो आ गया तो फॉर एग्जाम्पल डेट इक्विटी, डेट समझो है 4 लाख और इक्विटी है 10 लाख, ये जमेगा क्या बताओ, रेशियो कितना आया है इसका
0.4 टाइम्स, जमेगा नहीं, दौड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डेट खाली 4 लाख है और इक्विटी ओनर्स फंड्स हम कितना यूज कर रहे हैं, मतलब खुद का घर का पैसा 10 लाख, और डेट हमने कितना बाहर से बाजार से कितना उठाया है, 4 लाख। ये चल जाएगा क्या? ये तो एकदम एक्सेलेंट है, बेस्ट रेशियो। 1 अगर आएगा तो ये है आइडियल 1, 2 आएगा तो एक्सेप्टेबल है, और अगर 2 से ज्यादा आएगा तो कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। फिर ऐसे केस में अगर रेशियोज कुछ इस तरीके से आ रहे हैं 3, 4 के ऊपर, तो भाई कोई प्रोवाइड करेगा ही नहीं। लॉन्ग टर्म फाइनेंसर्स बोलेंगे हम आपको क्रेडिट पे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना बैक पैक करके चले जाएंगे। हाँ, ये एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? हाँ, ये एक्सेप्ट कर लेंगे, 1 टाइम 2 टाइम, ये तो बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब भी बोलेंगे कितना चाहिए उतना बोलो, जितना आप बोलोगे उतना पैसा आपको दे देंगे, अगर ऐसा रेशो आए तो। करेक्ट है क्या? समझ में आती है क्या आपको बात? हाँ बोलो फिर। देखो हम लोग एक एक रेशो को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 20 मिनट से, पिछले 20 मिनट से हम एक ही चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशो। ये वाला फॉर्मूला बाद में देखेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूजुअली ऐसे यूज नहीं होता है, ज्यादा करके ये वाला फॉर्मूला ही यूज होता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे आप पढ़ो क्या बोलते हैं ये, अगर ये द शेयर होल्डर्स फंड्स इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट, अगर ये है तो ये रेशो को क्या बोलेंगे? आइडियल। 1 टाइम आया तो देखो अपन ने बोल दिया आइडियल, क्योंकि दोनों भी इक्वल है, 10 लाख 10 लाख, ग्रेट। हावेवर दीज डेज द रेशो ऑल्सो एक्सेप्टेबल इफ द लॉन्ग टर्म डेट डज नॉट एक्सीड ट्वाइस द शेयर होल्डर्स फंड्स। एक्सेप्टेबल है क्या? हाँ। इससे ज्यादा का रहेगा तो नहीं है एक्सेप्टेबल। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस पढ़ लो। या ऐसे वर्ड्स को मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूंगी, साउंडनेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसीज। क्या बोल रहे हैं? एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन आउटसाइडर्स फंड्स में कॉज इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। भाई बहुत ही ज्यादा पैसा अपन ने बाहर के लोगों से ले रखा है, अब वो तो किसी भी दिन आ जाएंगे अपने पास में पैसा मांगने के लिए, और अगर अपन उनको दे नहीं पा रहे तो वो अपने को क्या घोषित कर देंगे कि भाई कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। कोई इनके पास में ऐसा क्या बोलते हैं, कमिटमेंट नहीं है कि इन लोगों का पैसा वापस कर देंगे, तो लोग अपने को क्या घोषित कर देंगे, वो बोल देंगे कंपनी क्या है, इंसॉल्वेंट है। अगर ज्यादा आउटसाइडर्स फंड्स पे अपन डिपेंड हो गए तो बोलते इट मे कॉज इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। द रेशियो प्रोवाइड्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को ये अगर रेशियो अपना 1, 2 ऐसा आता है तो भाई हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब क्या कि भाई ये कंपनी साउंड है, अपना पैसा लौटा देगी। इससे ज्यादा अगर रेशियो आएगा तो वो बोल देंगे भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी नहीं है। 3, 4 अगर रेशियो आया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी नहीं क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की? नहीं। It tells the owners the extent to which they can gain by maintaining control with a limited investment। भाई देखो, जो भी कोई इन्वेस्ट करता है कंपनी में, अब जैसे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है, वो बहुत रिस्क पे अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। उनको नहीं पता होता कि ये बिजनेस कैसा कैरी आउट होगा। अच्छा हो गया तो बहुत बढ़िया, उनको तो रिटर्न मिलने ही वाला है, बट नहीं हुआ तो उनका पैसा डूब भी सकता है। तो उनको एक डेकोरम मेंटेन करना है, किस चीज का? दे शुड मेंटेन द कंट्रोल विद अ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। और उनको ये भी जानना चाहिए कि भाई ये जो कंपनी है ये कितना कमा सकती है और उनको कितना गेन हो सकता है। गेन मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। इट टेल्स द ओनर्स द एक्सटेंट टू विच दे कैन गेन। ये रेशियो से ओनर्स को पता चलेगा। देखो इक्विटी में नहीं क्या प्रॉफिट्स भी आते हैं हर साल, जो आप प्रॉफिट्स कमाते हो। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब कितना अपन जो प्रॉफिट कमाते कितना एज अ डिविडेंड बांटते हैं और कितना रिटेन करके रखते हैं कंपनी में फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो भाई ओनर्स को ये भी पता चलता है कि जो प्रॉफिट है वो तो ओनर्स में ही आ गया ना, इक्विटी में ही आ गया ना वो, क्योंकि हम तो उसको बिजनेस में ही रखते हैं आगे ग्रो करने के लिए। तो ये उनको एक्सटेंट पता चलता है कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कितना गेन कर रही है, और गेन करेगी मतलब क्रेडिटर्स को ये भी पता है कि हमको हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट टाइमली मिलेगा, ठीक है, बाय मेंटेनिंग कंट्रोल विथ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है और जो बोरोवर्स फंड्स दे रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है कि भाई उन्होंने भी हिसाब से देखना चाहिए कि कितना हम इन्वेस्ट करें
और कंपनी ने भी सोचना चाहिए कि भले वो खुद का पैसा हो या बाहर का किसी का पैसा हो, कंपनी में उतना ही लगाना चाहिए जितने की अपनी बुद्धि काम करेगी। मतलब अनशंट पैसा नहीं लगाना है कि भाई बिजनेस आज खड़ा कर दिया, 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगा दिए और उसके बाद में पता नहीं है फ्यूचर प्लान क्या है। तो स्मॉल से ही स्टार्ट करो। व्हेन आई स्टार्टेड ऑल माय टीचिंग करियर, तब मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा अराउंड 20-25,000 का, एंड टुडे द इन्वेस्टमेंट, अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट बोलूं तो इट इज अराउंड 10 लाख। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट पक्का होगा, है ना। तो धीरे 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 स्टार्ट करो 20,000 25,000, क्योंकि भाई अगर इसको वाइंड अप करना रहा तो मैं मिनिमम लॉस पे इसको वाइंड अप कर दूंगी। हाँ, बट अगर अच्छा चल रहा है तो मैं इन्वेस्ट करूंगी ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देन ऑल द एपरेटर्स लाइक कैमरा, है ना, इधर लाइट होता है, ऊपर के कुछ लाइट्स है, उसके बाद में जो भी स्क्रीन वगैरह यूज होती है ना। तो ये जो सारी चीज, टेबल चेयर हो गया, ऑफिस का स्पेस हो गया, देन उसके बाद में जो बुक वगैरह बन रही है इनको पेमेंट करना, जो टेक्निकल टीम काम करती है उनको पेमेंट करना, तो ये हायरिंग हो गया। तो इसमें कब इन्वेस्ट करते हैं? डे 1 पे करते हैं क्या भाई? नहीं ना। तो ये कंपनी को भी पता होना चाहिए कि हमने लिमिटेड पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, जितने का हम चादर, मतलब जितने हम हैं उतनी चादर फैलानी चाहिए। ऐसा एक कहावत होती है कि जितने पैर हो उतनी चादर फैलाओ। तो जितना बिजनेस कैरी आउट कर सकते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने करके उसको सेफली कैरी आउट करना चाहिए। और सिमिलरली ये बोरोवर जो हमको फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने भी छानबीन करनी चाहिए कि इनका ये जो रेशियो है, जैसे फॉर एग्जांपल डेट टू इक्विटी रेशियो है, अगर ये 2 से ज्यादा का होगा, 3.33 होगा, 3.50 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो ये लोग फंड्स प्रोवाइड करेंगे क्या? नहीं। ये बोलेंगे कि भाई ये तो इक्विटी से ज्यादा लॉन्ग टर्म पे, ये बाहर के जो लॉन्ग टर्म डेट है इस पे डिपेंड हो रहे हैं, और कब पे अगर इनका बिजनेस ठप हो गया तो क्या पैसा वापस नहीं मिलेगा? ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो सही है। एग्जाम्पल के साथ डिस्कस हो गया। इसके बाद वाला क्या है? इसके बाद वाला जो रेशियो है वो है नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स। आई थिंक ऐसा रेशियो यहां पे डिस्कस किया है क्या? देखो तो एक बार, नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स। वेट अ सेकेंड, क्या बोला है बताओ? नेट वर्थ रेशियो इसको कहा जाता है, और प्रोप्राइटरी रेशियो। और वर्कआउट कैसा होता है ये रेशियो? शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल टेंजिबल एसेट। मतलब ये कंपैरिजन हो गया टेंजिबल कौन कौन से एसेट्स है बताओ? लैंड बिल्डिंग मशीनरी व्हीकल्स। रिसीवेबल्स टेंजिबल है क्या? प्रीपेड एक्सपेंस, इसको आप टेंजिबल टच नहीं कर सकते, कैश को आप टच कर सकते हो। तो जो भी टेंजिबल एसेट्स है, आपके जितने भी टोटल एसेट्स है उन सब का टोटलिंग है ना टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं बताओ? जैसे गुडविल वगैरह हो गया, गुडविल ये भी एसेट में आता है, बट ये इनटेंजिबल एसेट है, तो ये गुडविल इसमें यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे? टेंजिबल एसेट्स, जिसको हम देख या टच कर सकते हैं। तो रेशियो कैसा काम करता है समझो। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर फंड्स है 10 लाख, टेंजिबल एसेट्स है 3 लाख, तो रेशियो क्या बन गया? 3.33। फॉर एग्जांपल तो शेयर होल्डर्स फंड्स है 10 लाख, टेंजिबल एसेट्स है 7 लाख, तो कितना बन गया रेशियो? 1.43। टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स है 10 लाख और टोटल टेंजिबल एसेट्स है लाइक 5 लाख, तो कितना बन गया? 2। ये है 10 लाख और ये है समझो कितना? 6 लाख, तो कितना बन गया रेशियो? 1.66। तो इससे क्या पता चलता है बताओ? ये जो फंड्स है, ये शेयर होल्डर्स जो फंड्स है,
ये पैसा लोगों ने दिया अपने को, समझो अपन ने शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए निकाले, तो आप अगर देखते हो आईपीओ अगर किसी ने निकाला है तो उसमें रीजन लिखा होता है कि ये आईपीओ क्यों निकाल रहे हैं, इस फंड का करेंगे क्या, लोगों से पैसा लिया, अब इस फंड को क्या करने वाले, से फॉर एग्जाम्पल हमको कोई मशीन खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल हमको कोई जो हमारा कंपनी है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई प्लांट खरीदना है, कोई मशीनरी या कोई बिल्डिंग खरीदनी है, वट एवर इट इज, तो उसमें सारे रीजंस दिए होते हैं। तो इसको बोलते हैं कि भाई अगर ये फंड आया है तो इसको ब्लॉक भी तो करना है ना कहीं पे एसेट पे, तो ये कुछ ऐसे रेशियोज आते हैं। अब मुझे बोलो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो क्या बोलते हैं ये प्रोप्राइटी रेशियो में, पता है क्या, द रेशियो फोकसेस ऑन अटेंशन ऑफ जनरल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, और दूसरा ये बोलते हैं इट इज अ वेरिएंट ऑफ डेट इक्विटी रेशियो, जैसा डेट इक्विटी है उसी का एक वेरिएंट क्या है, प्रोप्राइटी रेशियो, बस इसमें फर्क क्या आ गया, नेट वर्थ अपॉन टोटल टेंजिबल एसेट। और नेट वर्थ का क्या मतलब होता है भाई, अपने जो भी ये होते हैं क्या, फंड्स होते हैं, ओनर्स फंड्स, अगर आपको बताना है तो एक सेकंड में बता, ये आ जाओ, ये देखो यहाँ पे टेंजिबल नेट वर्थ का मतलब हो गया टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज माइनस इंटेंजिबल एसेट। समझ रहा है क्या आपको, क्या मतलब हुआ, टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस, आ जाओ इधर, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, ये जो है ना, ये टोटल, ये हो गया टोटल एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस कर देना टोटल, और कुछ अगर इंटेंजिबल एसेट होगी, फॉर एग्जांपल गुडविल, उसको तो हम ले ही नहीं रहे ना, अभी तो हमने टेंजिबल ही लिखा है, तो कोई अगर इंटेंजिबल एसेट होंगी उसको माइनस कर देंगे, तो टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज माइनस इंटेंजिबल एसेट करेंगे, तो बच क्या गया फिर, ओनर्स फंड्स। ओनर्स फंड्स को ही क्या बोलेंगे हम, नेट वर्थ। ठीक है, नेटवर्थ में ये भी आ गया, क्या बोलते हैं अपना रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया, और कुछ अगर आपको प्रॉफिट हुआ है कंपनी में सालाना वो भी नेटवर्थ में आ गया, समझा क्या आपको, अभी तो सिर्फ मैंने इक्विटी प्रेफरेंस लिखा है। ये बोलते हैं कि पूरा एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज करेंगे तो जो बचा है वो क्या है, नेट वर्थ। ठीक है, रेशियो के बारे में क्या बात कर रहे हैं देखो ये लोग, द रेशियो इज ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को क्या इंपॉर्टेंस पता चलेगा ये रेशियो का, जो हमको लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले जैसे बोरोइंग्स वगैरह देने वाले, तो उनको ये पता चलता है, दे विल बी फाइंडिंग आउट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स इन द टोटल एसेट एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। और क्या बोल रहे हैं, हाई प्रोप्राइटी रेशियो विल इंडिकेट रिलेटिवली लिटिल डेंजर, हाई प्रोप्राइटी रेशियो विल इंडिकेट डेंजर। आ जाओ इधर, हाई कहां पे आया है बताओ, ये यहां पर हाई आया है, इसके बाद में जो नेक्स्ट हायर है वो है ये, क्यों ऐसा, शेयर होल्डर्स फंड्स हमारे पास कितना है 10 लाख, और हम एसेट में कितना गुता रहे पैसा 3 लाख, बचा हुआ पैसा गया कहां, बचा हुआ पैसा हमने तो इधर उधर ही किया होगा ना भाई। देखो हम लोगों ने लोगों से पैसा बोल के क्या लिया है कि हम एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, हम मशीनरी लेंगे, जो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, ये फंड्स जो है शेयर होल्डर्स फंड्स, ये शॉर्ट टर्म फंड्स है क्या, ये तो जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती तब तक चलेगा इक्विटी। तो इतना जो जोर का पैसा आया है, इतना जो पैसा आया है हमारे पास, ये तो लाखों में ही बात कर रही हूँ मैं, लोग करोड़ों में पैसा मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स का करोड़ों में होता है, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़। अगर आप रिलायंस, टाटा, बिरला, अंबानी देखोगे, इनका अगर फंड देखोगे शेयर होल्डर्स फंड, तो ये तो करोड़ों में भागता है। अगर आप उसका अगर आप एकदम मिनिमम परसेंटेज भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो एसेट में, तो आपकी कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, हाँ क्या पर ज्यादा करके लाइबिलिटीज ही है फिर आपकी, या आप है ना फालतू जो भी जिन चीजों में आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उन चीजों में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, है कि नहीं। ये सारी चीजें होती है कि अगर हाई रेशियो हो गया तो बचा हुआ पैसा किया क्या आपने, बाकी जो कितने पैसे बच गए यहाँ पे 10 लाख में से 3 लाख आपने टेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा हुआ समझो गुडविल है, अब यहाँ से तो गुडविल भी हटा दिया, अगर इधर समझो अपन इनटेंजिबल एसेट भी ले ले तो कदाचित ये हो जाता 5 लाख,
तो रेशो हमारा थोड़ा कवर हो जाता, 2 टाइम्स आ जाता। बट यहाँ से तो इंटेंजिबल भी हटा दिया ना मैंने, यहाँ से तो इंटेंजिबल भी, इंटेंजिबल गुडविल, भाई गुडविल तो कभी ज्यादा होगी, कभी हमारा प्रोडक्ट अगर फेल हो गया या प्रोडक्ट हमारा आउटडेट हो गया तो गुडविल कम भी हो सकती है, उसका क्या भरोसा। वो इंटेंजिबल एसेट है, टोटली डिपेंडेंट कि लोग उसको कैसा देख रहे, लोग प्रोडक्ट को कितना प्यार दे रहे। अगर कोई सीरियल लॉन्च होता है, देखो सीरियल बोलो मूवी बोलो, अगर लॉन्च हो गया, अब जैसे भूल भुलैया 2, भाई इतना अच्छा मूवी है, लोगों ने उसको इतना पसंद किया कि कुछ दिनों में ही क्रॉस्ड ब्लॉकबस्टर बन गया मूवी, है ना। जितना भी उन्होंने फंड कमाया था, आई थिंक 100 करोड़ बहुत जल्दी क्रॉस कर लिया उन्होंने। और कुछ मूवीज ऐसे होते हैं कि भाई तो वो तो चलते ही नहीं है, मतलब सोचा जाता है कि बहुत चलेगी बट फेल हो जाती है, बॉक्स ऑफिस नहीं बन पाती है, या जितना रिकवर करने का होता है उतना भी नहीं करती है। तो फिर क्या होता है उस चक्कर में, भाई फंड्स ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ये जो 3 लाख ये एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बचा हुआ पैसा गया कहाँ, गुडविल वगैरह में गया। तो जो मूवी की गुडविल बन गई है, तो मूवी ने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो वो छा गई गुडविल। अगर भाई मन में अगर मान लो, अगर मैं बोलूंगी मेरा ब्रांडिंग बहुत अच्छा, मेरे मानने से क्या होता है, लोगों ने उसको उतना पसंद करना चाहिए, यहाँ से इंटेंजिबल हट गया। तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकती है कि बहुत सारा पैसा आपका गुडविल इंटेंजिबल एसेट में गुता हुआ है, तो इट्स नॉट गुड। यहाँ पे खाली हम टेंजिबल एसेट्स ले रहे हैं। तो अगर हाई रेशो आया तो इट इज अ लिटिल डेंजर। ठीक है, और क्या बात करते हैं ये लोग। इट इज अ लिटिल डेंजर टू द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बोलेंगे भाई हम कैसे इनको प्रोवाइड करें, इन्होंने तो मतलब ओनर्स के जो फंड्स है, नेटवर्थ जो मतलब इनका पैसा जो खुद का पैसा है, जैसे इक्विटी का, प्रेफरेंस का, ये मिला के इन्होंने 3 लाख ही इनके एसेट में इन्वेस्ट किया है, तो अपन पैसा देंगे तो ये कहाँ इन्वेस्ट करने वाले। लॉन्ग टर्म फंड अपन क्यों लेंगे भाई, मैंने कोई बिजनेस खड़ा किया है तो मैं लोगों से पैसा क्यों लूंगी, मुझे कैलकुलेटर खरीदना पड़ेगा, मुझे कोई हेवी चेयर खरीदनी है, मुझे कुछ हेवी इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ तो मुझे एसेट लेनी है, तो मैं लोगों से पैसा लूंगी ना। अगर मुझे कुछ खरीदना ही नहीं है तो मैं लोगों से पैसा क्यों लूं। समझा क्या आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्यों करूं फिर, और उसके उपरांत मुझे पता नहीं है क्यों करना है, बट मैं लोगों को बोल रही हूँ मुझे पैसा दो। और मेरा जो ये रेशो आ रहा है, कौन सा रेशो, प्रोप्राइटी रेशो, ये आ रहा है 3, 4, 5। अगर हाई आ रहा है तो क्रेडिटर्स बोलेंगे नहीं, हमको थोड़ा डेंजर दिख रहा है, हम लोग आपको फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। एंड वाइस वर्सा इन द इवेंट ऑफ फोर्थ रीऑर्गेनाइजेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। और बहुत अगर कम भी आ गया तो वैसा भी कोई फायदा नहीं है, आपने बहुत ही ज्यादा पैसा अगर एसेट में इन्वेस्ट कर दिया है जितना कि नॉन रिक्वायर्ड है, तो भाई फिर तो रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा आपको, और भी तो सारी चीजें होगी कंपनी में यूज करनी, इंटेंजिबल एसेट में भी आपको इन्वेस्ट करना रहेगा, बट आप नहीं कर रहे हो, आप उसको इतनी इज्जत ही नहीं दे रहे हो गुडविल एंड ऑल को, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसको रीऑर्गेनाइज करना है या कंपनी को वाइंड अप कर देना है। ठीक है, तो मेन चीज तो इस पे फोकस करो कि अगर बहुत ज्यादा हाई रेशियो आ गया तो वो डेंजर है, लो आया तो एक बार का ठीक है, रीऑर्गेनाइज ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा देखो भाई, बहुत ही ज्यादा पैसा अपने एसेट में डाल दिया है, थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करो बिजनेस को, तो बात सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन तक रहेगी। पर हाई अगर आ गया तो कोई क्रेडिटर अपने को नहीं देगा पैसा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि भाई इक्विटी फंड्स इतना है आपके पास में, नेटवर्थ इतना है, और आप एसेट में तो इतना कम इन्वेस्ट कर रहे हो, नेटवर्थ आपके पास 10 लाख है और आप उसका सिर्फ 3 लाख आपके एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप क्रेडिटर से पैसा मांग ही क्यों रहे हो, आपके पास तो 7 लाख और पड़ा है ना, उसको इधर डालो एसेट में, या तो हमको बताओ कि ये 7 लाख गया कहां पे। तो फिर कंपनी बोलेगी कि भाई इसमें से तो हमारा 4 लाख रुपया तो गुडविल है, अच्छा 4 लाख रुपया गुडविल है ना, तो बचा हुआ 3 लाख बताओ कहां पे, क्या किया उसका, आप क्रेडिटर्स से पैसा क्यों मांग रहे हो। तो अगर हाई प्रोप्राइटी रेशियो आता है, या हाई कौन सा रेशियो बोला है हमने यहाँ पे, नेट वर्थ टू फिक्स एसेट, अगर हाई रेशियो आया है तो हम इस केस में क्रेडिटर्स बोलेंगे इट इज अ लिटिल डेंजर टू देम, और वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देंगे क्या, नहीं। तो ये जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह मैंने दिया है तो आप इसको लिख सकते हो साइड में एज अ स्टोरी फॉर्मेट या स्टिकी नोट पे, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, या ऐसा आपको लिख के रखना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है आपको, तो यहाँ पे खाली आप एग्जाम्पल वाइज देखो, मैंने इतने एग्जाम्पल क्यों लिए, ये बताने के लिए कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रेशियो आया है, समझो 10 लाख आपका
शेयर होल्डर्स फंड्स और 5 लाख आपने क्या किया है, एसेट में इन्वेस्ट किया है, इट इज गुड, दो भी अच्छा रेशियो है। और ये देखो 10 लाख आपके पास फंड्स है, आपने 7 लाख टोटल एसेट में इन्वेस्ट किया, ये भी अच्छा रेशियो है, ये भी अच्छा रेशियो है। बट ये ऐसा रेशियो आना इज नॉट एक्सेप्टेबल, बहुत अगर हाई आया तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये बताने के लिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए, ठीक है। सो इट विल क्रिएट अ लिटिल डेंजर टू द क्रेडिटर्स कि इनको पैसा दे या ना दे। कौन कौन से रेशियोज यहाँ पे हमारे कवर अप हो गए बताओ। डेट इक्विटी हो गया, प्रोप्राइटी हो गया, ये तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हमने कवर कर ही लिए। करंट रेशियो, लिक्विड क्विक रेशियो, सुपर क्विक रेशियो हो गया, ये रह गया है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट रेशियो पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा रेशियो बोला है, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। तो यही तो किया था ना यहाँ पे, टोटल डेट टू इक्विटी। तो एक कंपनी के कुछ ऐसे भी मतलब कंपनी की जिनकी बहुत बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स होती है जिसमें नंबर ऑफ लाइन आइटम्स बहुत होते हैं, नहीं तो देखो ये वाला और ये वाला रेशियो सेम है, टोटल डेट टू इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, ठीक है। फिर आगे लॉन्ग टर्म डेट टू नेट वर्किंग कैपिटल, इसको देखेंगे अपन, इसको मैं पढ़ाऊंगी। देन हो गया फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ रेशियो, ये देखो यहाँ पे क्या वो अभी डिस्कस्ड। एक सेकेंड, ये वाला जो रेशियो है देखो, जो जो रेशियोज को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, ये आपके बुक में नहीं है, बट ये रेशियोज देखते हैं, ये भी नहीं है, फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ भी नहीं है, फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म डेट ये है, इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं। जो नहीं है उसको फिर सेपरेटली और डिस्कस करेंगे, है ना, हमारे रैंडम कुछ बैलेंस शीट बना के उसमें अमाउंट्स डाल के फिर बाकी सारे रेशियोज में डिस्कस करूंगी। बट जो आपके इसमें मतलब इन्होंने पूरा फुल फ्लेज डिस्कशन किया है वो तो कर ही रहे हम। ये देखो टोटल डेट टू इक्विटी कर लिया, नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स ये भी हमने देख लिया। उसके बाद में ये वाला रेशियो देखेंगे अभी, फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म डेट, और उसके बाद में ये वाला रेशियो भी आपके बुक में अलग से डिस्कस नहीं, पर हम डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड डेट टू कैपिटलाइजेशन एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा क्यों दिया है, इसके और भी नंबर ऑफ रेशियोज आप देख सकते हैं। अगर जो भी कोई लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स को कोई क्रेडिट फैसिलिटी देनी है तो वो नंबर ऑफ रेशियोज का कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हम इनको फाइनेंस प्रोवाइड करें या ना करें। द नंबर ऑफ टाइम्स फिक्स्ड चार्जेस आर कवर्ड बाय अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस विल बी पर्टिकुलर, ठीक है। ये वाला इसके जैसा आएगा, ये जो है ना कवरेज ऑफ इंटरेस्ट बाय लेवल ऑफ अर्निंग्स, वो रेशियो है ये, ठीक है। आ जाओ पढ़ो ये फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, ये आप देख सकते हो, नेट फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स, उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। फिक्स्ड एसेट्स मतलब ये हो गई फिक्स्ड एसेट्स, जो भी मैं सर्कल कर रही हूं उसको देखो। टू लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब क्या, लॉन्ग टर्म फंड्स, तो लॉन्ग टर्म फंड्स में आई थिंक ओनर्स फंड्स भी आ जाएंगे। फिर अब वी विल सी कि वो फॉर्मूला में इधर क्या देते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स बोला है क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट नहीं बोला है, लॉन्ग टर्म फंड्स बोला है, तो लॉन्ग टर्म फंड्स में तो ये भी आ गया, तो आई थिंक वो यहां तक रहेगा ऐसा। समझा क्या, मैंने जो दो चीजें सर्कल करी है वो ये वाला रेशियो है, इधर में ये फिक्स्ड एसेट और इधर में क्या लॉन्ग टर्म फंड्स। आ जाओ यहाँ पे, द रेशियो इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच फिक्स्ड एसेट हैव बीन एक्वायर्ड बाय यूज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। जो हमारे पास में लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल थे
उसका हमने यूसेज कैसा किया है, टू एक्वायर दिस एसेट, नेट फिक्स्ड एसेट। द रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। टर्म नेट फिक्स्ड एसेट मींस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट लेस डेप्रिसिएशन टू डेट। जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स रहती है हमारी, उसका कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन रहता है। मशीनरी का होता है, लैंड का जनरली डेप्रिसिएशन नहीं होता है, लैंड एप्रिशिएट होती है। आपकी कोई जमीन हो, आपकी कोई खेती हो, तो आपने कभी सुना है क्या कि आपने जो 10 लाख की कोई खेती ली थी वो 7 लाख हो गई? नहीं। खेती का क्या होता है, जो लैंड होता है आपका, जो बंजर जमीन होती है, सिर्फ जो लैंड आपने ले रखी है इतने 10 साल 15 साल पहले, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रादर आपने 10 लाख का लिया हुआ एसेट अभी बन गया होगा 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, तो वो एप्रिशिएट हो गया। बट मशीनरी हो गया, है ना, ऑफिस का बिल्डिंग हो गया, तो ये डेप्रिशिएट होता है। इसका मतलब हम लोग यूज करते हैं ना, तो ये बिल्डिंग के जो जो भी इसमें गज यूज हुआ है, जो इटकर ब्रिक्स यूज हुई है, तो इसका क्या हो गया, ये थोड़ी खराब हुई है, तो इसका डेप्रिसिएशन लगता है। व्हीकल हो गया, इस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो बोलते हैं कि नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट, डेप्रिसिएशन टू डेट। द रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 1। क्या बोल रहे हैं, एक से ज्यादा का रेशियो नहीं होना चाहिए। द आइडियल रेशियो इज 0.67। आइडियल रेशियो उन्होंने कितना दिया है, 0.67। एमसीक्यू के लिए याद रखना। और इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 1। एक से ज्यादा का रेशियो एक्सेप्टेबल है क्या, नहीं। अब ये सिग्निफिकेंस, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों इस रेशियो को टेस्ट करना चाहिए। दिस इज अ साउंड प्रिंसिपल दैट फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंस्ड आउट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। ये तो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी आपको, जब मैं नेट वर्थ वाला फॉर्मूला डिस्कस कर रही थी, तब भी मैंने आपको क्या बोला, जब भी हम आईपीओ या ऐसा कुछ भी निकलता है तो लोग वहां पे लिख के देते हैं, जो भी कंपनी आईपीओ निकाल रही है, कि हम बिजनेस के करने के लिए स्पेस लेने वाले हैं, है ना, बिल्डिंग का, उसके लिए हमको फंड चाहिए, हमको प्लांट खरीदना है कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए, इसीलिए हम लोग ये फाइनेंस जमा कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कि जो भी हमने लॉन्ग टर्म फंड जमा किया है उसका हमने क्या करना चाहिए, फिक्स्ड एसेट में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब उसका फाइनेंसिंग, फिक्स्ड एसेट का फाइनेंसिंग कहां से होता है, लॉन्ग टर्म फंड से। एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट, अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज टर्म्ड एज कोर वर्किंग कैपिटल शुड ऑल्सो बी फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। देखो, जनरली हम लोग वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस नहीं करते, बट कुछ कोर वर्किंग कैपिटल ऐसा होता है कि भाई हमको लॉन्ग टर्म फंड से ही फाइनेंस करना होता है, तो कर सकते हैं। लेकिन जनरली लॉन्ग टर्म फंड्स को हम फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है क्या। बहुत कम बार ऐसा होता है कि भाई जो कोर वर्किंग कैपिटल की, इसमें तो इन्वेस्ट करना ही है, ये तो हमारा हो गई। कोर वर्किंग कैपिटल क्या हो गया बताओ, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना, डेटर से रिसीव करना, ये तो कोर वर्किंग कैपिटल हो गया। तो कुछ पोर्शन लॉन्ग टर्म फंड्स का इधर भी यूज होता है। द रेशियो इज देयरफॉर इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट whether the company has followed sound financial policy or not. In case the ratio is more than 1, it shows that a part of working capital has also been used to acquire fixed asset. इनका क्या मतलब हो गया कि लॉन्ग टर्म फंड्स पूरा नहीं पड़ रहा और वर्किंग कैपिटल को भी लोगों ने फिक्स्ड एसेट एक्वायर करने के लिए यूज कर लिया, विच में प्रूव क्वाइट ट्रबलसम फॉर सम कंपनी। अब आप इसका एग्जाम्पल बनाओ तो प्लीज, क्रिएट द एग्जाम्पल हियर, बनाओ एग्जाम्पल्स बनाओ। कैसे बनाएंगे देखो, इधर वही अपन एग्जाम्पल, अभी थोड़ा नंबर्स चेंज लेते हैं। समझो फिक्स्ड एसेट है 50 लाख और लॉन्ग टर्म फंड्स है 30 लाख। फिक्स्ड एसेट है 50 लाख, लॉन्ग टर्म फंड्स है 20 लाख। फिक्स्ड एसेट है 50 लाख, लॉन्ग टर्म फंड्स है 40 लाख। देन फिक्स्ड एसेट है 50 लाख, लॉन्ग टर्म फंड्स है समझो 10 लाख। अब इसका मुझे रेशियो कैलकुलेट बताओ, निकालो सब लोग प्लीज। कितना है 1.67, थोड़ा पेन चेंज करती हूँ मैं, 1.67। 50 डिवाइड बाई 20 कितना आया 2.5। यहाँ पे 50 डिवाइड बाई 40 1.25 और 50 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया 5। नीचे क्या बोल रहा है, इन केस द रेशियो इज मोर देन 1, it shows that the part of working capital has also been used to acquire fixed asset. More than 1, अच्छा अपने को लेस देन और 1 चाहिए, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या,
1 से कम चाहिए हमको, तो से 50 डिवाइडेड बाय कम से कम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा से 47। तो कितना आया अब रेशियो देखो, 50 डिवाइड बाय 47 करोगे तो 1.063। 50 डिवाइड बाय 50 करोगे तो 1 आया। 50 डिवाइड बाय 60 करोगे तो कितना आ गया 0.83। 50 डिवाइडेड बाय 77 करो कितना आ गया 0.64। इन्होंने आइडियल कितना बोला है, यहाँ पर ऊपर देखो 0.67। एग्जाम्पल में अगर सबसे बेस्ट कोई रेशो होगा तो वो रेशो ये है, और कोई अगर आइडियल रेशो होगा तो वो ये रेशो है, और खराब रेशो 1 के ऊपर जो भी आया है वो खराब है। इनका कहने का क्या मतलब है कि जो भी हमने नेट फिक्स्ड एसेट हमारा कितना है, समझो लॉन्ग टर्म फंड्स हमने लोगों से जमा किए हैं 77 लाख। लॉन्ग टर्म फंड्स मींस व्हाट, लोगों से हमने जो जमा किया है, लोगों ने पैसा दिया है 77 लाख जमा किया, उसमें से 50 लाख मैंने एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। ये मेरा आना चाहिए 0.67 से कम, या 0.67 इज आइडियल, वहां तक अपना आया तो बेस्ट है। उससे 1 आया तो भी अच्छा कि भाई 50,000 के लॉन्ग टर्म फंड्स है, पूरा का पूरा मैंने एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, तो बहुत अच्छी बात। तो ये वाला रेशियो बढ़िया, ये वाला रेशियो बढ़िया, ये वाला रेशियो खराब, ये वाला रेशियो और खराब, ये तो एकदम वर्स्ट। क्या बोल रहे देखो ना, लॉन्ग टर्म फंड्स कितना जमा किया 10 लाख, और नेट एसेट्स में कितना इन्वेस्ट कर दिया 50 लाख। भाई क्या मतलब है ना। तो ये तो ऐसा होगा ही नहीं, मतलब ये वाला तो रेलेवेंसी छोड़ दो, ये वाला भी रेलेवेंसी छोड़ दो। हाँ ये पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत हो सकती है ना। ये वाले तो एकदम ही वर्स्ट, मतलब क्या ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे। ये 10 लाख का लॉन्ग टर्म फंड है और 50 लाख आपने नेट एसेट में इन्वेस्ट कर दिया। बाकी रेशियोज एक्सेप्टेबल है। देखो यहाँ पे आप अगर आप देख सकते होंगे तो लॉन्ग टर्म फंड जमा कितना किया 47 लाख, नेट एसेट में इन्वेस्ट कितना कर दिया 50 लाख। तो भाई 3 लाख लाया कहाँ से, चोरी करके। तो 1 से ज्यादा आया है देखो, तो है क्या काम का, नहीं। तो बोल रहे द रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 1 तक चल जाएगा। हाँ अब आप यहाँ पर ही देख लो, हमने लॉन्ग टर्म फंड्स कितना जमा किया है 60, और उसमें से 50 हमने क्या कर दिया नेट फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया। रेशियो क्या आया 0.83। एक्सेप्टेबल हो जाएगा क्या, हाँ ये 0.67 to 1 के रेंज में एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेबल है ये भी। हाँ ये थोड़ा दिक्कत पैदा करता है। देखो ना लॉन्ग टर्म लोगों से हमने जमा किया 47 और हमने फिक्स्ड एसेट में कितना डाल दिया, नेट फिक्स्ड एसेट में 50 लाख, वो भी इसमें से तो डेप्रिसिएशन माइनस किया। डेप्रिसिएशन इंक्लूड करेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएगा, समझो 55 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन हटा के 50 हुआ है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक्सेप्टेबल है क्या, हाँ ये वाले एक्सेप्टेबल है। लिख दो ये एग्जाम्पल्स। और अगर समझो ये 1 से ज्यादा आया तो ये देखो ना क्या बोल रहे हैं, इन केस द रेशियो इज मोर देन 1 इट शोज दैट द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज आल्सो बीन यूज्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट। मतलब ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एग्जांपल लेंगे अपन 50 लाख वाला। मैंने लॉन्ग टर्म फंड्स कितना है मेरे पास 47, और मैंने फिक्स्ड एसेट में कितना इन्वेस्ट किया 50, मतलब एडिशनल कितना लगा 3 लाख। ये कहां से आया, ये आया वर्किंग कैपिटल। मैंने वर्किंग कैपिटल का भी कुछ पोर्शन यहां डाल दिया फिक्स्ड एसेट में, जो कि अच्छा है क्या, नहीं। हाँ एक बार का लॉन्ग टर्म फंड्स आप थोड़ा वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर लो, चलेगा। यहां पर बोला है देखो, it is a matter of fact that a part of working capital termed as core working capital should also be financed by long term funds। long term fund से आप working capital को फाइनेंस कर लो, चलेगा। वर्किंग कैपिटल को फिक्स्ड एसेट में क्यों डाल रहे हो, समझो आपने डेटर्स, कुछ डेटर्स क्रिएट हो गए थे, डेटर्स क्रिएट हो गए थे 3 लाख के। आपने ये 3 लाख के डेटर जैसे रिकवर हो गए, इसको डाल दिया फिक्स्ड एसेट में। अब आपके पास में लिक्विडिटी बची है क्या, नहीं। कल आके आपके सर पे खड़े हो गए क्रेडिटर्स, वो बोल रहे हैं मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, आपके पास में लिक्विड पैसा है क्या, लिक्विडिटी है क्या, लिक्विडिटी है क्या, नहीं सर। होती अगर ये 3 लाख आप फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते तो। नहीं पैसा है तो आप एक काम करो और लॉन्ग टर्म फंड जमा करो, पर वर्किंग कैपिटल को क्यों इधर इन्वेस्ट कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल को क्यों यहाँ फिक्स्ड एसेट में डाल रहे हो, जबकि ये कहाँ यूज होना चाहिए, इधर।
ये 3 लाख अगर आपका डेटर्स का रिकवरी हो जाता है तो इनको क्रेडिटर्स को पे आउट करने के लिए यूज करो। 1 लाख आपके गले में पड़े रहने दो, आपके ड्रॉवर में रहने दो, कभी भी कुछ भी काम पड़ेगा, ठीक है। बट इसको फिक्स्ड एसेट में डालना थोड़ा सा डेंजर। तो क्या बोल रहे हैं वो, यहाँ पे आ जाओ एग्जाम्पल के साथ में। और अगर यहाँ पे तो देखो ना ये कितना मतलब ये गंदा रेशो आया है, ये जो आया है रेशो, ये 5 टाइम्स। ये जो अपन ने लिखा 50 डिवाइडेड बाय 10 लाख, मतलब 10 लाख मेरे पास लॉन्ग टर्म फंड्स है, 50 लाख मैंने एसेट में इन्वेस्ट किया, मतलब 40 लाख क्या मैंने वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया इधर। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये जो रेशो आया है एकदम गंदा। हाँ, ये एक बार का चल जाएगा कि भाई 40 लाख का लॉन्ग टर्म फंड्स है, 50 लाख का फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया, मतलब मैंने 10 लाख का वर्किंग कैपिटल यूज कर लिया एसेट में। ये एक बार का थोड़ा सा साउंड करता है, बट फायदा नहीं है वर्किंग कैपिटल को फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करके, क्योंकि फिर अगर क्रेडिटर्स हमारे पास आ गए और वर्किंग कैपिटल अपने पास लिक्विडिटी नहीं रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, in case the ratio is more than 1, it shows that a part of working capital has also been used to acquire fixed asset, which may prove quite troublesome for the company। मतलब अगर क्रेडिटर्स सर पे आके खड़े हो गए और या बैंक ओडी जिन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट अपने को प्रोवाइड किया है, बैंक आके खड़ी हो गई और बोला हमको हमारा फाइनेंस वापस प्रोवाइड करो, हमको काम है, तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, कंपनी विल बी इन ट्रबलसम सिचुएशन। समझा है क्या आपको? आई होप सो ऑल दिस रेशियोज मेक सेंस टू यू। सारा एग्जाम्पल्स लिखो, एग्जाम्पल के बाजू में रीजन क्या है वो भी लिखो, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। अब आपको यहाँ से थोड़ा समझ में आता होगा, ये देखो 77 का लॉन्ग टर्म फंड, उसमें से 50 लाख आपने किसमें फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया है, आपका रेशियो यहाँ पे आ गया 0.67, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो मैंने येलो में हाईलाइट रेशियोज किए हैं वो बढ़िया है। उसके बाद में जो 1 के ऊपर आया है तो उसमें ऐसा केस हुआ है कि भाई वर्किंग कैपिटल को उन्होंने कहाँ इंक्लूड कर लिया, फिक्स्ड एसेट परचेस करने में, विच क्रिएट्स अ ट्रबलसम सिचुएशन। ये भी एग्जांपल आप लिख सकते हो नीचे, ये जो मैंने बताया है, एक आधे स्टिकी नोट पे चिपका के या आपके ओन लैंग्वेज में लिख के आप उसको करो कुछ तो भी, ठीक है। तो वी आर डन विथ फाइनेंशियल रेशियोज एज वेल। अब जो बचे हुए रेशियोज है जो यहाँ पे उन्होंने और एडिशनली रेशियोज डिस्कस करे, क्या क्या, ये अब जो भी है फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म डेट टू नेट वर्किंग कैपिटल, ये थोड़ा एग्जांपल लेके अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक्सेट्रा डाला है, मतलब और भी रेशियोज हो सकते हैं। अब वो डायग्राम पे आओ, कौन कौन से रेशियोज हो गए बताओ। डेट इक्विटी हो गया, प्रोप्राइटी हो गया, फिक्स्ड एसेट रेशियो हो गया, इधर के ये रेशियोज हो गए, और एक्टिविटी से ये वाले रेशियोज हो गए, ठीक है। अब बचे हुए रेशियोज अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ आपको, जो रेशियोज वगैरह हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, आपको रीड, रिवाइज एंड रिपीट रिवाइज, RRR, या रीड रिवाइज राइट, इसको अपन ऐसा भी नाम देते हैं, R⁻², रीड रिवाइज। ऐसा अगर मैं लिखूं तो समझ जाना रीड रिवाइज बोल रही हूँ। ऐसा हमारा जो ऑडिट की टीचर थी ना, आरती लाहौटी मैम, जिनसे मैंने CA फाइनल में ऑडिट पढ़ा है, वो ऐसे ही लिखती थी, R⁻², R⁻3, ऐसे, रीड रिवाइज रिपीट, रीड राइट, राइटिंग प्रैक्टिस, she used to write down like that, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूलाज देखो, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। ये वाला चैप्टर है बहुत इजी, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझने के बाद में अगर इनको अच्छे से रिवाइज कर लिया तो ये चैप्टर से इजी कोई चैप्टर नहीं है। मतलब आपको जस्ट एक फॉर्मूला लिखना है, उसमें नंबर्स पुट करने हैं, आंसर लेके आना है, आपका समझो 6 मार्क्स to 8 मार्क्स ये चैप्टर से आएगा, समझा क्या।
बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, फॉर्मूला याद नहीं आया तो फिर तो फायदा ही नहीं है कुछ। कॉन्सेप्ट कितना भी याद रह जाए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो गया ये टॉपिक, कुछ काम का नहीं है फिर। आई रिपीट अगेन, आपको बार बार इसको रिवाइज रीड करते रहना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं एक रिकमेंडेशन आपको दूंगी कि डेली 2-3 फॉर्मूलाज, जो भी कैटेगरी से, फाइनेंशियल रेशियोज पढ़े अपन ने, शॉर्ट टर्म रेशियोज पढ़े, एक्टिविटी रेशियोज पढ़े, तो आप क्या करो, ऐसा थोड़ा चार्ट को, इसको ये वाला चार्ट बनाया करो बार बार रिपीटेटिवली, और इस चार्ट में ही प्रैक्टिस करा करो। एक सेकेंड में बता रही हूँ आपको, ये जो चार्ट है ये रिपीटेडली बनाओ, और चार्ट के बाजू में ही फॉर्मूला को नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करो। और ये भी प्रैक्टिस करो कि ये 1 आया तो क्या, आइडियल रेशियो इसका क्या है, 1 से ऊपर आया तो क्या, 2 से ऊपर आया तो क्या, 2 से नीचे आया तो क्या, है ना, कौन सा रेशियो एक्सेप्टेबल है, कौन सा रेशियो एक्सेप्टेबल नहीं है, थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करो। समझा क्या? ऑल राइट, चलो, हैव अ वेरी ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेट अस। ठीक है, ये आपको करना ही है कंपल्सरी, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, प्लस recommend the course to your known ones who are doing CMA intern. Bye bye guys, have a great day.